वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का सेकंड लेक्चर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का फर्स्ट लेक्चर जूम लेक्चर में अपना हो चुका है। तो मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था व्हाट इज़ नॉर्मल स्ट्रेस, व्हाट इज़ शेयर स्ट्रेस, ये पढ़ने को बोला था। तो वो पार्ट हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे अभी वापस, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क में दिया था वो पार्ट। तो आई होप वो आपका पढ़ के हो चुका रहेगा। तो we'll start with just a revision of that topic. What is shear stress, what is normal stress, and what happens when a shear stress is applied on a normal solid. तो ये वाला पार्ट हम लोग दो चीज़ देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम विल स्टार्ट आवर लेक्चर। तो पहली बात तो अगर हम लोग सॉलिड की बात करेंगे, अगर हम लोग सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड हमेशा स्ट्रेस बेयर कर सकता है, मतलब ये स्ट्रेस को झेल सकता है। तो दो टाइप के स्ट्रेसेस रहेंगे, एक्चुअली तीन टाइप के स्ट्रेस रहते हैं, बट हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे दो टाइप के स्ट्रेसेस। पहला रहेगा नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा रहेगा शियर स्ट्रेस। बराबर है। जब भी हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस निकालने के बाद सॉलिड शेप को रिगेन करता है। अगर सॉलिड शेप को रिगेन करेगा तो उसके पास रहेगा रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? सॉलिड को शेप रिगेन करने में मदद करेगा। तो क्लियर है, सॉलिड रहेगा, सॉलिड अंडर वो करेगा दो स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कुछ ऐसे दिखता है, यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, ये टेंसाइल हो गया। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रहेगा तो ये रहेगा क्या? कंप्रेसिव। और अगर हम लोग शियर की बात करेंगे तो पता था हम लोगों को कि टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये ऐसे शेयर हो जाएगा, मतलब इसकी बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी। तो ये हो चुका था हम लोगों का सिलेबस में, पहले ही 11 के सिलेबस में हो गया था। तो ये था टेंसाइल, ये था कंप्रेशन और ये था शेयर। तो ये तीन पार्ट हो चुके थे हम लोग के। 11 में हो चुका था। अभी मैंने क्या बोला था लास्ट लेक्चर में? आइडियल फ्लूइड रहेगा। आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड कभी भी कोई भी स्ट्रेस को अंडरगो नहीं करेगा। ये आइडियल फ्लूइड का खासियत था। प्रॉपर्टीज़ में पढ़े थे हम लोग कि इसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी नेग्लिजिबल है या फिर इसको ज़ीरो बोलते हैं हम लोग। तो इसलिए आइडियल फ्लूइड इस स्ट्रेस को अंडरगो नहीं करता। ये हम लोग का हो चुका था। बट अगर हम रियल फ्लूइड की बात करेंगे तो वो शेप तो कौन से भी कंटेनर कर लेने वाला, तो शेप चेंज करने वाला। शेप चेंज करने वाली बात होगी तो वो होता है शियर स्ट्रेस। तो वो शियर स्ट्रेस को मतलब बोलते हैं शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं करेगा, बट रेजिस्ट करेगा किसको? नॉर्मल स्ट्रेस को। नॉर्मल स्ट्रेस को रेजिस्ट करने का ट्राई करेगा। तो मैं अगर पानी अगर एक कंटेनर में भरता हूँ और इसको यहाँ से और यहाँ से प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो ये इनकम्प्रेसिबल है, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है। तो इनकम्प्रेसिबल रहने की वजह से मुझे बताओ ये अपने शेप को चेंज करेगा क्या? नहीं। या फिर ये इसकी लेंथ कम हो जाएगी, इसकी लेंथ कम हो जाएगी क्या? या फिर लेंथ अगर मैं खींचूंगा तो लेंथ बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। तो ये क्या कर रहा है? उसको कुछ लिमिट पे, कुछ अमाउंट तक ये क्या कर रहा है? नॉर्मल स्ट्रेस को रेजिस्ट कर रहा है। तो अगर आइडियल फ्लूइड की बात करूँगा तो वो क्या करेगा? वो नॉर्मल और कंप्रेसिव स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा। सबको क्लियर है? तो आपको एज इट इज़ टेक्स्ट बुक में से कॉपी करना है, एज इट इज़ टेक्स्ट बुक में से कॉपी करना है। पूरा जो स्ट्रेस वाला पार्ट है वो एज इट इज़ कॉपी करना है। कहाँ तक मतलब मैं आपको बताता हूँ, वो जो है ना, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखो आप प्रॉपर्टीज़ में जाओगे ना, पहले ही पेज पे 26 पेज नंबर पे प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, उसके नीचे ये इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ सॉलिड एंड अ फ्लूइड, वो वाला पार्ट आपको एज इट इज़ कॉपी करना है। सॉलिड अपोजिट द शियर स्ट्रेस, वो सेकंड पैराग्राफ है, वो भी कॉपी करना है। उसके बाद लिखो फ्लूइड्स कैन बी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस। फ्लूइड कैन बी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल और compressive stress, which is also called as pressure. Many fluids provide weak resistance to the deformation. Many fluids provides weak resistance to the deformation.
हो गया। आइडियल फ्लूइड का प्रॉपर्टी था नो विस्कोसिटी, बट रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी आती है, तो विस्कोसिटी आ गई तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। विस्कोसिटी मतलब क्या, फ्लूइड के दो एडजेसेंट लेयर के बीच में का फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो लिखो रियल फ्लूइड डिस्प्ले विस्कोसिटी एंड सो आर कैपेबल ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू लो, रियल फ्लूइड display viscosity and so are capable of being subjected to low level of shear stress, low level of shear stress। हो गया। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ, अब ये रियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ ली, अब ये रियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है। पहला पॉइंट, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड। बराबर, कोई भी कंटेनर के शेप में डाल दिया तो वो कंटेनर का शेप ले लेता है वो, तो दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड। सेकेंड पॉइंट, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। थर्ड पॉइंट, they have ability to take the shape of the container, they have ability to take shape of the container। हो गया। the fluid exhibits this property, the fluid exhibits this property। देखो स्ट्रेस को बेयर करना, स्ट्रेस को बेयर करना मतलब उसको रिगेन करना, मतलब देखो ना, अगर ये इसके पास शेयर स्ट्रेस बेयर करने की कैपेसिटी रहेगी, तो अगर मैं ये स्ट्रेस को निकाल दूंगा, अगर ये स्ट्रेस को निकाल दूंगा तो ये बॉडी अपना शेप को रिगेन करेगा। बट यहाँ पे क्या बोला था, वीक रेजिस्टेंस से, शेयर स्ट्रेस के अगेंस्ट वीक रेजिस्टेंस से, मतलब ये शेप को रिगेन नहीं करता, तो ये कंटेनर का शेप ले लेगा। तो लिखो अ फ्लूइड एग्जिबिट्स दिस प्रॉपर्टी बिकॉज, अ फ्लूइड एग्जिबिट्स दिस प्रॉपर्टी बिकॉज इट कैन नॉट अपोज अ शेयर स्ट्रेस, it cannot oppose shear stress when in static equilibrium, when in static equilibrium। क्लियर है, लिख लिया ये वाला, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, फ्लूइड्स एट रेस्ट, फ्लूइड्स एट रेस्ट। फ्लूइड्स एट रेस्ट। ओके, फ्लूइड जब रेस्ट पे रहेगा, फ्लूइड को बोलते हैं हाइड्रो, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रो। तो फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा, तो रेस्ट मतलब होता है स्टैटिक। तो जब भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फ्लूइड की, या फिर फिजिक्स के थ्रू फ्लूइड की प्रॉपर्टीज करेंगे पढ़ेंगे, जब फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा उस प्रॉपर्टी का नाम रहेगा क्या, उस ब्रांच का नाम रहेगा हाइड्रोस्टैटिक्स। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज फ्लूइड डायनामिक्स, या फिर हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स मतलब जब मोशन में रहेगा तो भी इसको बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स या फिर फ्लूइड डायनामिक्स। जब फ्लूइड रेस्ट पे रहता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। तो लिखो फ्लूइड एट रेस्ट के नीचे लिखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट is called as hydrostatic, is called as hydrostatic। ओके, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फ्लूइड एट रेस्ट की, मतलब जब फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा तभी हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो लिखो पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड। एक सेकेंड, मुझे पेज इंसर्ट करने दो। ओके, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक्स। तो अगर हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, अगर हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे तो हाइड्रोस्टैटिक्स के साथ आएगा जब भी कोई भी फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा, जब भी कोई भी फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। जब भी कोई फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा तो वो अप्लाई करेगा प्रेशर और फोर्स ऑन सरफेस इन कांटेक्ट। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर अगर हम लोगों ने घड़ी को छोड़ दिया, ये वॉच है,
घड़ी को छोड़ दिया। तो मैंने बोला था नीचे पीछे लिखा रहता है 50 मीटर 80 मीटर वाटर रेजिस्टेंस से लिखा रहता है। इसका मतलब क्या रहता है, सब जगह से प्रेशर अप्लाई होगा। ये फ्लूइड रेस्ट पे, ये फ्लूइड मोशन में फ्लूइड रेस्ट पे, तो इसको बोलूँगा मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जब भी देखो ना, ये रेस्ट फ्लूइड जो रेस्ट पे था वो एक सरफेस के कांटेक्ट में आ गया, तो उसने अप्लाई किया प्रेशर या फिर क्या फोर्स। आपने देखे रहेगी मूवी गाजी अटैक, गाजी अटैक मूवी देखे रहेगी किसने, तो गाजी अटैक में आप देख सकते हो कि जैसे वो सबमरीन नीचे जाती है, किसी ने गाजी अटैक देखी रहेगी तो आपको क्लियर पता रहेगा, जैसे वो सबमरीन नीचे जाती है तो उसके ऊपर ये सबमरीन है, ये पानी का लेवल है, तो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा था एक नॉर्मल सब जगह से। जैसे ही वो सबमरीन नीचे गई, मिसाइल जो आ रही थी, मिसाइल एक मिसाइल आ रही थी सबमरीन की, तो मिसाइल को डॉज करने के लिए वो जब सबमरीन नीचे गई तो उसके ऊपर प्रेशर जो अप्लाई हुआ वो ज़्यादा हुआ। ये हम लोग देखेंगे कि ये प्रेशर क्यों ज़्यादा होता है जैसे में हम लोग डेप्थ में जाएंगे। तो वो गाजी अटैक में जो ये थी सबमरीन जो थी, अभी मुझे सबमरीन का नाम याद नहीं आ रहा है, बट ये सबमरीन थोड़ी क्रश हो गई थी इसी से, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होने की वजह से। क्लियर है। तो ये पानी रेस्ट पे था, तो पानी जब भी रेस्ट पे रहता है तभी वो अप्लाई करता है फोर्स और प्रेशर ऑन द बॉडी इन कॉन्टैक्ट, एंड दैट फोर्स और प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दिस ब्रांच ऑफ physics in which we study properties of fluid which is at rest is called as hydrostatics. Clear है यहाँ तक? तो लिखो, प्रेशर में लिखो, a fluid at rest exerts a force on the surface of contact. A fluid at rest exerts a force on the surface in contact. The surface may be wall of the bottom of the open container. The surface may be a wall or the bottom of an open container of a fluid. Consider a normal force F. Consider a normal force F exerted by a fluid at rest. Exerted by fluid at rest on a surface area A, on a surface area A, then the pressure P is given by F upon A. Then the pressure P is given by F upon A. आप देखोगे कभी, मैंने बोला ना हाइट का इंपॉर्टेंस बहुत है, जितना डेप्थ में जाऊंगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। इसलिए आप देख सकते हो कि कभी भी ना कोई भी डैम का ना शेप ऐसे रहता है, मतलब इस साइड पे पानी है और ये नीचे का सरफेस रहता है उसका थिकनेस ज़्यादा रहता है, ऊपर का सरफेस का थिकनेस कम रहता है। कभी भी कोई डैम में जाओ, कभी भी कोई डैम देखोगे आप, मतलब डैम बनाया रहेगा तो उसमें हमेशा ये ऐसे थिकनेस ज़्यादा रहता है। जितने डेप्थ में जाओगे उतना डेप्थ का थिकनेस ज़्यादा, क्योंकि नीचे जितना जाओगे मतलब डेप्थ बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ये एक नॉर्मल सा एक रूल है, हम लोग थोड़ी देर के बाद ही पढ़ेंगे। अभी जैसे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, तभी हम लोग को ये पार्ट अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। अभी तक यहाँ तक क्लियर है, प्रेशर इक्वल टू F अपॉन A, ये पार्ट सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर ये वाला पार्ट। आगे लिखो, एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्मॉल वेट कैन एक्सर्ट हाई प्रेशर। एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्मॉल वेट, इसका वेट स्मॉल है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्मॉल वेट can exert a high pressure if this weight of the object is acting on a small surface। मतलब ये सरफेस भी अगर स्मॉल रहेगा तो इसका जो प्रेशर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्मॉल वेट कैन exert high pressure if its weight act on a small surface area। if its weight act on a small surface area। इसका मतलब क्या देखते हैं, अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एरिया है
1 मीटर स्क्वायर। ये 1 मीटर स्क्वायर बड़ा एरिया है, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटा एरिया है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आएगा 10⁻² का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? -2 नहीं प्लस, एक सेकेंड, -2 10⁻² का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कुछ ऐसे आएगा 10 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये आएगा 10⁻⁻1 -3 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया 1 मीटर स्क्वायर। इसको एज इट इज रखना, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। तो पहला प्रेशर 1 निकालते। फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी एरिया दोनों जगह पे अलग अलग है, फोर्स सेम है। 10 अपॉन एरिया कितना है 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10 × 10⁻+3 तो आएगा 10⁻+4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर यही फोर्स अप्लाई करो ये एरिया पे 10/1 आंसर आएगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो ये प्रेशर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे प्रेशर है 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे एरिया कम हो गया वैसे प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पे एरिया कम था, यहाँ पे एरिया ज़्यादा था, तो एरिया कम प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर है क्या? तो लिखो फॉर एन एग्जाम्पल वी अप्लाई 10 न्यूटन फोर्स ऑन एन एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। We apply 10 Newton force on a surface area of 10 centimeter square। ये पूरा कन्वर्जन पहले कॉपी कर लो, यहाँ पे एक कन्वर्जन लिखा है वो कॉपी कर लो एज इट इज, और बाद में ये प्रेशर निकालो, ये प्रेशर वाला पार्ट निकालो। लिखा? वीडियो को पॉज करके लिखो आगे। सिमिलरली इफ यू अप्लाई सेम फोर्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, similarly if we apply same force on 1 meter square area we get P2 equals to ये वाला पार्ट हो गया। लिखो आगे। in the above example we can observe that P1 is greater than P2 when A1 is less than A2। देखो एरिया छोटा हो गया था तो प्रेशर बढ़ गया। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ये हो गया मेरा नॉर्मल एक ऑब्जर्वेशन जहाँ पे मैंने बताया सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ छोटे एरिया पे तो प्रेशर बढ़ेगा, सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एक बड़े एरिया पे तो प्रेशर घटेगा, मतलब प्रेशर छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू छोटे एरिया वाला प्रेशर। सबको क्लियर ये वाला पार्ट? अभी हम लोग इसके यूनिट्स देखेंगे, प्रेशर के अलग अलग यूनिट्स क्या है। तो प्रेशर के यूनिट्स लिखो। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, द SI unit of pressure is Newton per meter square। 1 Newton per meter square is equal to 1 Pascal which is also represented by PA। उसका नोटेशन है PA। अभी अगर इसका डायमेंशन निकालना, डायमेंशन तो इजी है, न्यूटन का डायमेंशन और मीटर स्क्वायर का डायमेंशन। न्यूटन का डायमेंशन m1 L1 T-2 और मीटर स्क्वायर का डायमेंशन L2। तो इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा m1 L-1 T-2। क्लियर ये वाला पार्ट? क्लियर है? आगे लिखो 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक लिखो 1 हेक्टापास्कल HPA इक्वल्स टू 100 पास्कल। 1 हेक्टापास्कल ब्रैकेट में लिखो 1 हेक्टापास्कल ब्रैकेट में लिखो HPA इज इक्वल टू 100 पास्कल।
ओके अगर हम लोग प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर सब जगह पे अप्लाई होता है, ऐसे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे नहीं अप्लाई होता। इसका मतलब प्रेशर के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। जब भी कोई वेक्टर की बात करते तो वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, बट प्रेशर में वैसी बात नहीं होती। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो लिखो आगे, pressure is a scalar quantity because it acts in every possible direction. It acts in every possible direction. For a quantity to be a vector quantity, it should have a specific direction. It should have a specific direction. Hence, pressure is a scalar quantity. Other common units for measuring pressure are bar and torr. देखो हम लोग ने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोला, बाद में पास्कल बोला, बाद में बार बोला और बाद में टॉर, TORR, टॉर। यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी हम लोग वो पार्ट में देखेंगे, डिस्कस करेंगे जहाँ पे मैंने बोला कि जो डैम रहता है उसका नीचे का थिकनेस रहता है वो ज़्यादा क्यों रहता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बारे में पढ़ने के लिए पहले हेडिंग डालो। ओके, हेडिंग डालो, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो लिक्विड कॉलम क्या प्रेशर अप्लाई करेगा इसके बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट रहेगा, लिक्विड कॉलम का प्रेशर रहेगा। अगर लिक्विड की बात करेंगे तो इन जनरल फ्लूइड की बात करेंगे, फ्लूइड में आता है एयर, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एयर का जो प्रेशर रहेगा उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और तीसरा पॉइंट रहेगा व्हाट इज़ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। तो अभी हम लोग लगातार 3 नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आप लोग ने सुने नहीं है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में सुना है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में अपने को पता है, बट प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या होता है ये हम लोग को पता नहीं है बराबर से। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट प्रेशर, व्हाट इज़ गेज प्रेशर, ये चीज़ें नहीं पता। तो अभी आगे का जो पार्ट रहेगा उसमें हम लोग ये 3 चीज़ देखेंगे बराबर से। तो हेडिंग डालो, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। तो मैं एक लिक्विड कंटेनर बना देता हूँ। थोड़ा सिस्टमैटिक कर लेते हैं। पानी भी नहीं बनाने का बराबर से, लगना चाहिए। कंटेनर में वाटर ही है, वाटर रहने दो कंटेनर में, कुछ भी होने दो यार, मतलब कुछ भी होने दो, प्रेशर अप्लाई होने वाला है। लिक्विड कॉलम हमेशा प्रेशर अप्लाई करेगा। टेक्स्ट बुक की डायग्राम है बट मुझे ड्रॉ करने में थोड़ा मज़ा आता है इसलिए मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। एज इट इज़ टेक्स्ट बुक की डायग्राम है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मतलब एक छोटा सा सिलेंडर कंसीडर करेंगे इसमें से, जिसकी हाइट कुछ h है, और ऊपर रहेगा मेरा एयर और नीचे रहेगा मेरे वाटर। मतलब वाटर के ऊपर की साइड में जो रहेगा वो एयर रहेगा। ये कंटेनर है और इसकी बेस एरिया A है, ऊपर का टॉप एरिया भी कितना है A। अभी ध्यान दो, बराबर से ध्यान दो। हम लोगों ने क्या किया, वेसल को फिल किया एक लिक्विड से, फिल कर दिया। अभी हम लोग प्रेशर निकालने वाले इस इमेजिनरी स्फीयर से। ये इमेजिनरी सिलेंडर कितना प्रेशर अप्लाई करता है ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग देखते हैं इसका प्रेशर क्या रहेगा। तो लिखो, पहले डायग्राम निकालो। अ वेसल इज, डायग्राम निकाल, लिख लो अभी। A vessel is filled with a liquid. A vessel is filled with a liquid of density rho. Density rho है, density rho. Let us calculate the pressure exerted by a imaginary sphere. Imaginary sphere क्यों बोल रहा हूँ, imaginary cylinder of cross sectional area A inside the container as shown in the figure.
inside the container as shown in the figure. Let the height of this imaginary sphere be h. Let the height of this imaginary sphere be h. ओके ध्यान दो, ये ऊपर का जो सेक्शन दिख रहा है ये वाला पार्ट, एक सेकेंड है मैं इससे, ये ऊपर का सेक्शन दिख रहा है ये वाला, इसका कुछ वेट रहेगा, इसका कुछ वेट रहेगा और ये वेट अप्लाई होगा नीचे वाले सेक्शन पे। नीचे वाले सेक्शन के पास कुछ एरिया है, कितना ए। जब भी फोर्स अप्लाई करता है कुछ एरिया पे तभी आ जाता है प्रेशर, बराबर है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, लिक्विड कॉलम एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ mg विच इज इट्स वेट, मतलब इसका ऊपर के सेक्शन का वो वेट है ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर ऑफ एरिया ए, बराबर है। तो लिखो लिक्विड कॉलम एक्सर्ट्स अ फोर्स F इक्वल्स टू mg विच इज इट्स वेट ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के बॉटम पे वो वेट अप्लाई होगा, बॉटम ऑफ द सिलेंडर। दिस फोर्स इक्वल्स टू mg एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। This force equal to mg acts in the downward direction. Therefore, pressure exerted by the liquid column on the bottom of the cylinder is given by pressure equals to force upon area. Pressure equals to force upon area. Force का फॉर्मूला m into g upon area, बराबर है। बट मुझे पता है मास इक्वल्स टू क्या है, डेंसिटी इंटू, लिखेगा नहीं कोई, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, तो लिखूंगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, ये मास का फॉर्मूला है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। तो अगर मैं लिखूंगा प्रेशर की जगह पे डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी, जी इधर का एज इट इज लिखा, अपॉन क्या एरिया, एरिया गेट कैंसिल, तो प्रेशर का फॉर्मूला रहेगा रो जी एच। दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। एक इमेजिनरी लिक्विड कॉलम बोला है, उसका प्रेशर निकाला गया है एट द बॉटम ऑफ दिस लिक्विड कॉलम। तो यहाँ पे उसका प्रेशर रहेगा कितना, ये ऊपर के लिक्विड कॉलम की वजह से रो जी एच। अगर मैंने सरफेस से पकड़ा यहाँ से तो ये हाइट भी ऐड हो जाएगा, क्लियर है पक्का। तो लिख लो, कहाँ तक लिखा, ओके F इक्वल्स टू mg तक लिखा। लिखो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय द प्रेशर ऑफ बाय द लिक्विड कॉलम exerted by the liquid column on the bottom of the cylinder is given by P equals to F upon A. P equals to F upon A equals to M into G upon A equals to M into G upon A. ये लिख लिया। आगे लिखो mass equals to volume of a cylinder into density of the liquid. Mass equals to volume of the cylinder into density of the liquid, which is equal to rho AH, which is equal to rho AH. Therefore, pressure equals to rho AH into G upon A. Rho AH ये वाला rho AH into G upon A get cancels. Therefore, pressure equals to rho GH. Pressure equals to rho into G into H. इसका मतलब क्या है, ये मुझे बताओ। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंड है? हाइट। मतलब इस हाइट पे यहाँ से जो प्रेशर अप्लाई होगा वो सब जगह पे क्या रहेगा? सेम। अगर टॉप सरफेस से लूँगा, मैं क्या बोलूँगा, ये हाइट h1 है, डेंसिटी तो सब जगह पे सेम ही रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम है। तो हाइट अगर सेम रहेगा तो ये पॉइंट पे सब जगह पे फ्लूइड प्रेशर अप्लाई करेगा इक्वल टू रो जी एच वन। तो डिपेंड्स अपॉन हाइट, नॉट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। तो लिखो दस द प्रेशर P ड्यू टू लिक्विड कॉलम, द प्रेशर P ड्यू टू लिक्विड
ऐसे लिखो, thus the pressure P due to a liquid of density rho at rest at a depth of h, अभी सुनो, अभी बराबर सुनो, at a depth of h below the free surface is, मतलब अभी हम लोग ने h यहाँ से बोला, इन जनरल h यहाँ से बोला, अभी इन जनरल ये h1 की जगह पे h बोल दिया बस, कुछ बाकी कुछ नहीं है. At a depth h below the free surface is given by rho gh. मतलब अगर मैं लिक्विड कॉलम यहाँ से पकड़ूंगा और ये हाइट पकड़ ले लिया तो फॉर्मूला क्या है, रो जी एच. ये छोटा हाइट है, ये बड़ा हाइट हो जाएगा, इज रो जी एच. द प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर, which we consider during the derivation of the above formula, ओके. आगे लिखो, प्रेशर P इक्वल टू रो जी एच, pressure P equals to rho gh is the pressure exerted by the fluid. ये मुझे बताओ, अगर मैं कंटेनर का शेप कुछ ऐसे लूँगा और ये हाइट h है, कंटेनर का शेप कुछ ऐसे लूँगा, इसका भी हाइट h है, तो ये शेप ऑफ द कंटेनर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला है रो जी एच. तो ये शेप ऑफ द कंटेनर के ऊपर डिपेंड नहीं, ये हाइट के ऊपर डिपेंड है. तो लिखो P इक्वल टू रो जी एच, द प्रेशर P इक्वल टू रो जी एच is the pressure exerted by a fluid at rest is independent of the shape of the container and size of the container, as far as the height of the container remains same, The formula P equals to rho gh, is applicable for both liquids and gases, for both liquid as well as gases. क्लियर है? इसलिए मैंने बोला ना कि प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच है. प्रेशर बढ़ेगा जब हाइट बढ़ेगा, मतलब डेप्थ बढ़ेगा, तो वैसे ही मेरा प्रेशर नीचे बॉटम में जो प्रेशर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा डैम के केस में. इसलिए हम लोग डैम के नीचे का पार्ट का थिकनेस ज़्यादा रहता है, इसका ही रीज़न है. क्लियर है? डैम का थिकनेस एट द बॉटम ऑफ द डैम इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू द टॉप ऑफ द डैम. तो ये इसका रीज़न एक साइंटिफिक रीज़न है. इट डिपेंड्स अपॉन फ्लूइड स्टैटिक्स, दैट इज़ फ्लूइड एट रेस्ट, विच इज़, देखो इसके अंदर का पानी, यहाँ पे पानी जो रहता है वो रेस्ट पे ही रहता है ना पहले. तो अगर नीचे का थिकनेस छोटा कर दूंगा तो इधर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये डैम क्रैक पड़ने के या फिर डैम फटने के, बर्स्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. इसलिए शेप ऐसे होना चाहिए कि नीचे का थिकनेस ज़्यादा हो. अगर नीचे का थिकनेस ज़्यादा रहेगा तो उसका प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा रहेगा. दैट इज़ फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक्स के केस में आता है, जब फ्लूइड एट रेस्ट पे आ जाता है. क्लियर है पक्का ये वाला पार्ट? तो यहाँ पे हम लोग का पार्ट खत्म हो जाता है, जहाँ पे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम की मैं बात कर किया. प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम में प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच. क्या फॉर्मूला होता है? रो इंटू जी इंटू एच. क्लियर है पक्का? आगे हेडिंग डालो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये मुझे बताओ, एयर के पास होता है एटमॉस्फेयर के पास होते हैं एयर. एटमॉस्फेयर के पास होते हैं एयर, और एयर भी एक टाइप की फ्लूइड है. और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने कि फ्लूइड, जब लिक्विड कॉलम का बात करूंगा या फिर फ्लूइड कॉलम की बात करूंगा, तो फ्लूइड कॉलम एक प्रेशर अप्लाई करता है एट द बॉटम ऑफ द सर्फेस, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम बात करते हैं. बट ये प्रेशर रो जी एच, अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट लिखा, रो जी एच का प्रेशर जो रहेगा वो लिक्विड और गैसेस के लिए सेम रहेगा फॉर्मूला. तो लिखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हेडिंग डाला. अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ फ्लूइड. अर्थ एटमॉस्फेयर
is made up of fluid, namely air. It exerts an downward force. ड्यू टू इट्स वेट. देखो सेम वैसे ही क्या था, लिक्विड कॉलम का जो पार्ट था ये नीचे के डायरेक्शन में क्या अप्लाई कर रहा था, वेट अप्लाई कर रहा था, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा था ड्यू टू इट्स वेट. द प्रेशर ड्यू टू इट्स फोर्स इज कॉल्ड एज. देखो नीचे अगर वेट अप्लाई करेगा एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे तो उसको बोलते हैं प्रेशर. फॉर्मूला बोलते, उसको नाम देते हैं प्रेशर. द प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक pressure. Thus, at any point, the atmospheric pressure is the weight. Thus, at any point, the atmospheric pressure is the weight of a column of air. जैसे यहाँ पे liquid column था, वहाँ पे क्या रहेगा, air का column रहेगा. Thus, at any point, the atmospheric pressure is the weight of a column of air of a unit cross section, starting from the point यहाँ से and extending to the top of the atmosphere. मतलब जहाँ पे एटमोसफियर खत्म होता है वहाँ तक का पॉइंट, यूनिट क्रॉस सेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग टू द टॉप ऑफ द एटमोसफियर. मतलब ये पॉइंट पे अगर प्रेशर निकालने का रहेगा तो ये प्रेशर कहाँ से कहाँ पे डिपेंड रहेगा, ए पॉइंट के और एटमोसफियर टॉप के हाइट के ऊपर डिपेंड रहेगा. As the atmospheric pressure is highest on the surface of the earth, it decreases. देखो ना, यहाँ पे इसका हाइट ज़्यादा था तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा. जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं ये हाइट कम हो रहा है, मतलब ये बीच में का हाइट कम हो रहा है. अगर मैं इतना सा पार्ट ले लूँगा तो ये हाइट कम है, तो हाइट कम हो गया तो प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया. Atmospheric pressure is highest at the surface of the earth and it decreases as we go above the surface as the height of the column above decreases. देखो ना, ऊपर जाऊंगा तो ये height of the column क्या हो जाएगा, reduce हो जाएगा. As we go above the surface, decreases as we go above the surface as the height of the column of air above decreases. As the height of the column of air above decreases. Hence, the atmospheric pressure at the sea level is called as normal atmospheric pressure. Hence, the atmospheric pressure at the sea level is called as normal atmospheric pressure. The density of air डिक्रीजेस. मतलब ऊपर जितना जाऊंगा उधर एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहेंगे, मतलब कम डेंस रहेंगे. जितना नीचे रहूंगा वहां पे एयर के पार्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे. तो लिखो, द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमोसफियर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द हाइट. द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमोसफियर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द हाइट एंड बिकम्स नेग्लिजिबल बियॉन्ड अ हाइट अबाउट 8 किलोमीटर. मतलब 8 किलोमीटर के बाद जो एयर की डेंसिटी रहेगी वो बहुत नेग्लिजिबल रहेगी, मतलब बहुत कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे एयर के. द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द हाइट एंड बिकम्स नेग्लिजिबल बियॉन्ड अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर. सो दैट हाइट ऑफ द एयर कॉलम प्रोड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी टेकन as 8 किलोमीटर. मतलब 8 किलोमीटर के बाद, 8 किलोमीटर के ऊपर डेंसिटी बहुत कम है तो वो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगा ही नहीं, मतलब वहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही कम है. 8 किलोमीटर के नीचे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, बट जितना भी नीचे होंगे उतने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहेंगे. तो 8 किलोमीटर के बाद डेंसिटी नेग्लिजिबल हो जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं. इसलिए हम लोग जो हाइट कैलकुलेट करने वाले, हाइट कंसिडर करने वाले हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट शुड बी इक्वल टू 8 किलोमीटर. Therefore, height of the air column producing atmospheric pressure can be taken as 8 किलोमीटर. ओके, जब भी कोई भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहेगा तो उस प्रेशर का नाम होता है वैक्यूम प्रेशर. क्या नाम होता है उसका, वैक्यूम प्रेशर, या फिर उसको बोलते हैं वैक्यूम. इसलिए वैक्यूम, देखो कभी भी ना कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है
हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। वैक्यूम क्लीनर भी वही करता है, वैक्यूम क्लीनर भी वही करता है। अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, मतलब अंदर का प्रेशर बहुत कम है बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो मैंने क्या बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर मेरा कोई जगह का प्रेशर कम हो जाता है, उस प्रेशर को नाम क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर। तो अंदर क्या, वैक्यूम क्लीनर के अंदर प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स रहेंगे वो अंदर खींचे जाएंगे। सॉलिड की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉलिड जो खींच नहीं सकते, पार्टिकल्स जो कि इस पाइप में जा सकते आराम से, चॉकअप नहीं कर सकते उस पाइप को, तो वो पाइप खींच लेगा उसको, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। और हम लोग ने क्या बोला, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है, सॉरी अंदर का प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है। हमेशा कोई भी चीज़ फ्लो होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यहाँ से वो चीज़ फ्लो जाएंगी अंदर की तरफ। क्लियर है पक्का? तो लिखो, द रीजन वेयर गैस प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द रीजन वेयर गैस प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज वैक्यूम प्रेशर, इज कॉल्ड एज वैक्यूम प्रेशर। परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम, मतलब एकदम परफेक्ट वैक्यूम कब रहेगा, उनमें जिसका प्रेशर ही नहीं रहेगा उसको बोलते हैं एकदम मतलब परफेक्ट वैक्यूम। तो लिखो, परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम इज व्हेन, मैंने बोला था, याद है आपको, याद था कि वर्क डन इन अ वैक्यूम जीरो था, क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था वही जीरो था। याद है थर्मोडाइनमिक्स में किया था, वर्क डन इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो पी एक्सटर्नल ही जीरो था वर्क डन इन वैक्यूम में, क्योंकि वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर थे, फिर एयर मॉलिक्यूल्स थे ही नहीं। तो एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होने के, हम लोग ने वही बोला था ना कि वैक्यूम कंडीशन में वहाँ पे हम लोग थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक अजम्पशंस करते हैं कि कंडीशंस आइडियल होने चाहिए। तो वैक्यूम की कंडीशंस भी आइडियल है। नॉर्मल वैक्यूम में थोड़े से एयर पार्टिकल्स रहेंगे अगर हम लोग रियल वैक्यूम की बात करें, बट आइडियल वैक्यूम में एयर मॉलिक्यूल्स रहेंगे नहीं, वहाँ पे कुछ भी एयर मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे। तो वहाँ पे पी एक्सटर्नल कितना रहेगा, जीरो रहेगा, पी एक्सटर्नल जीरो रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसे बात करेंगे कि जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर कोई प्रेशर कम रहेगा उसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। क्लियर है? तो लिखो, परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम इज व्हेन no matter when there is no matter, that is no atoms or molecules are present, that is no atoms or molecules are present. But in general vacuum refers to condition when, but in general vacuum refers to condition when a gas pressure is considerably smaller than the atmospheric pressure. In general, vacuum refers to condition when gas pressure is considerably smaller than the atmospheric pressure. क्लियर है सबको? ओके, आगे दो न्यूमेरिकल्स पहले देख लेंगे, उसके बाद हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर के ऊपर जाएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट हम लोगों ने दो पॉइंट अभी पढ़े, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम और व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दो पॉइंट सबको क्लियर हो। उसके पहले हम लोगों ने प्रेशर के यूनिट्स वगैरह पढ़े, अभी दो न्यूमेरिकल्स के ऊपर जाएंगे। दो न्यूमेरिकल्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड व्हाट इज गेज प्रेशर। तो न्यूमेरिकल्स पे आ जाओ। पहले हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 28 पे एग्जाम्पल 2.2, पेज नंबर 28 पे एग्जाम्पल 2.2। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2.2, पेज नंबर 28। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल एट 6 मीटर, तो हाइट बोला गया है 6 मीटर, बिलो द सर्फेस ऑफ द वाटर। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू दिस वाटर। ओके, एक वाटर सरफेस है जिसका हाइट बोला है 6 मीटर, और मुझे बोला गया है कि ये प्रेशर अप्लाई करता है, मतलब 6 मीटर हाइट पे कितना प्रेशर अप्लाई करता है, और डेंसिटी दिया गया है वाटर का 1000 kg पर मीटर क्यूब, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे निकलना है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है लिक्विड कॉलम, मतलब प्रेशर ड्यू टू, अगर एक बंदा नीचे स्विम करता रहेगा 8 मीटर है तो उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होगा वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, रो जी एच। तो प्रेशर का फॉर्मूला रहेगा रो जी एच। रो कितना है 1000, जी कितना है 9.8, और हाइट कितना है 6
6 मीटर है कि 6 किलोमीटर है, 6 मीटर है। ओके, तो अगर इसको सॉल्व करूँगा तो ये आता है कुछ 6 इंटू 9.88 आता है 5.88, 58.8 सॉरी 58.88 इंटू 10⁻3। एक सेकेंड में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ ना, मुझे एक बार चेक करने दो। 9.8 इंटू 6 एक बार चेक करने दो, ये 58.88 ही है, बट तो भी मेरे को एक बार चेक करने दो। अभी मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ। 6 इंटू 9.8 58.88 बराबर है इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3। तो अगर मैं इसको डेसिमल शिफ्ट करूँगा तो ये 5.88 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया प्रेशर। प्रेशर कहाँ पे? जब हाइट रहेगा 6 मीटर। क्लियर है पक्का? तो प्रेशर इज इक्वल टू 5.88 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सबको क्लियर है? एग्जाम्पल 2.2 का ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ घुमा फिरा के नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 55। एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 55 पे आ जाओ। आ गए? ओके। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द ओशन इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। ओके, ध्यान दो, सरफेस पे प्रेशर हो रहा है जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी मुझे बोला है कि ओशन पे 200 मीटर डेप्थ पे कितना प्रेशर अप्लाई होगा, यहाँ पे कितना प्रेशर अप्लाई होगा, ये पूछा गया। तो ये वाला रहेगा लिक्विड कॉलम का प्रेशर। अभी ध्यान दो, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है, वो लोग ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्पेसिफाई किया है। इसका मतलब ये पॉइंट पे 2 प्रेशर अप्लाई होगा, ये ये लिक्विड कॉलम का प्रेशर और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों मिलके प्रेशर देगा। तो प्रेशर एट 200 मीटर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 1.013 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, रो की वैल्यू है 1060, जी की वैल्यू है 9.8, एच की वैल्यू है 200, प्लस 1 एटमॉस्फेयर की जगह पे ये लिख लूँगा, कितना 1.013 इंटू 10⁻5। अगर ये सॉल्व करोगे आपको डिट्टो वही आंसर आएगा 21.789 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा खुद को। क्लियर है पक्का? ये वाला पार्ट तो याद रखो। यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, प्रेशर एट 200 मीटर इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन्होंने दिया गया है। तो यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई होगा वो इसके वजह से तो रहेगा ही, ये लिक्विड कॉलम प्लस ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर से और प्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये दोनों का समेशन मेरे को नीचे का बॉटम का प्रेशर देगा। क्लियर है? तो घाई में फटक से रो जी एच फॉर्मूला पुट करके आंसर मत निकालो, गलत आ जाएगा। फॉर्मूला रहेगा प्रेशर एट 200 मीटर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आएगा प्लस लिक्विड कॉलम वाला प्रेशर भी आएगा। लिक्विड कॉलम वाला प्रेशर होता है रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, मतलब जो दिया गया 1 एटमॉस्फेयर 2 एटमॉस्फेयर जो भी दिया रहेगा वो लिखना होगा यहाँ पे। और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सबको क्लियर ये वाला पार्ट? क्वेश्चन नंबर 10 अपना खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नहीं, नेक्स्ट थियोरी के ऊपर जाते हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। अपना न्यूमेरिकल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2.2 जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था वो हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 10 जो कि घुमा फिरा के था, थोड़ा सा एट अ हाइट 200 मीटर पे निकालने को बोला था, तो थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन था, वो भी अपना पार्ट हो चुका है। तो एग्जाम्पल नंबर 2.2 और एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 55 का हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। सो अगला टॉपिक है
एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। सो व्हाट इज़ एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक चीज़ जो लिक्विड कॉलम का पार्ट था वही लिक्विड कॉलम हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, बट यहाँ पे अलग अलग पॉइंट के प्रेशर्स के डिफरेंस निकालेंगे और अगर हम लोगों को टोटल प्रेशर निकालना है एक पॉइंट पे तो उस प्रेशर का नाम क्या होता है, और अगर सपोज़ मुझे वो प्रेशर के डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस का नाम क्या होता है, ये इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो मैं इन जनरल आपको बोलता हूँ कि ये क्या है। तो 2 पॉइंट रहेंगे, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। पॉइंट 1 का प्रेशर जो रहेगा उसको बोलेंगे P1, पॉइंट 2 का प्रेशर रहेगा उसको बोलते हैं P2। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर पोजीशन है, अगर हम लोग इसको रेफरेंस पकड़ते हैं फ़िलहाल के लिए सेकेंड पोजीशन को, तो ये बन जाएगा x2 और ये बन जाएगा x1। तो x2 से चालू हो रहा है और x1 बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे कुछ है। तो मुझे बताओ, सपोज़ अगर ये टैंक है जिसमें एक हम लोग इमेजिनरी सिलेंडर ले रहे हैं और हम लोग को टोटल प्रेशर निकालना है 0.2 P2 निकालना है मुझे प्रेशर, तो ऊपर का प्रेशर यहाँ पे भी कुछ प्रेशर अप्लाई होने वाला है और यहाँ पे भी। तो यहाँ का जो प्रेशर रहेगा वो देखेंगे हम लोग कैसे निकालना है, क्या निकालना है वो देख लेंगे। अभी के लिए P2 का प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर एट 0.2। तो वो टोटल प्रेशर एट 0.2 क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो लिखो, पहले डायग्राम निकालो, हेडिंग डाल दिए एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर, उसमें डायग्राम निकालो। लिखो, कंसिडर अ टैंक फिल्ड विद द वाटर एज शोन इन द फिगर। कंसिडर अ टैंक फिल्ड विद द वाटर एज शोन इन द फिगर। Assume an imaginary cylinder with a base area A and height x1 minus x2 equals to h. x1 minus x2 equals to h. Where x1 and x2 being the height measured from a reference point, where x1 and x2 being the height measured from the reference point, where x1 is greater than x2, where x1 is greater than x2, there will be three vertical forces acting on a cylinder, acting on an imaginary cylinder given by सबसे पहले F1 बार कौन सा फोर्स रहेगा, ध्यान दो। ऊपर का सरफेस रहेगा, पानी के ऊपर का सरफेस, वो एक फोर्स अप्लाई करेगा सरफेस 1 पे। ये ऊपर का जो सरफेस है ये वाला, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है सरफेस 1 पे, इसको बोलते हैं F1 बार। तो लिखो पहला पॉइंट, फोर्स F1 बार एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स F1 बार एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एट द टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर, एंड इट इज ड्यू टू द वेट ऑफ द वाटर कॉलम अबव द सिलेंडर। मतलब ऊपर का सेक्शन जो रहेगा, ये जो फोर्स अप्लाई करेगा उस फोर्स का नाम रहेगा F1, एंड इट इज ड्यू टू द वेट ऑफ द वाटर कॉलम अबव द सिलेंडर। हो गया। अभी मुझे बताओ, सिमिलरली फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा तो ये एक्शन देगा, तो नीचे से क्या आएगा, रिएक्शन। तो मुझे बताओ, अगर ऊपर से एक्शन आ रहा है तो नीचे से क्या आएगा, रिएक्शन। तो नीचे का लिक्विड सरफेस है, नीचे के बॉटम सरफेस पे रिएक्शन अप्लाई करेगा, दैट इज गिवन बाय F2 बार। तो सेकंड रहेगा F2 बार, नीचे का जो सिलेंडर का नीचे का एरिया है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा कौन, उसके ऊपर रिएक्शन अप्लाई करेगा कौन, नीचे का लिक्विड। तो लिखो, फोर्स F2 बार एक्ट्स अपवर्ड, फोर्स F2 बार एक्ट्स अपवर्ड, force F2 bar acts upward at the bottom surface of this cylinder, and it is due to the water below the cylinder, हो गया। अभी मुझे बताओ, ये सरफेस है इतना पार्ट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। वो क्लियर हो जाएगा। ये जो सरफेस है बीच में का, इसका कुछ वेट भी रहेगा। ये जो बीच में का सरफेस है सिलेंडर का, इसका खुद का भी कुछ वेट रहेगा। और ये वेट कहाँ पे एक्ट होगा, ये वेट एक्ट होगा नीचे के डायरेक्शन में, जो कि रहेगा, मैं बोलूँगा कि इमेजिनरी सिलेंडर का वेट है mg।
तो mg कहाँ पे ऐड करेगा, नीचे के डायरेक्शन में ऐड करेगा। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो तीसरा पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स on the water enclosed in the cylinder is mg, on the water enclosed in the cylinder is mg, where m is the mass of the water in the cylinder, where m is the mass of the water in the cylinder. As the water is in static equilibrium, ऐसे लिखा वो water in the mass of the mass of the water in the cylinder लिखा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखो एज द वाटर इज इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो सिलेंडर है वो एक ही जगह पे, ऊपर नहीं जा रहा नीचे नहीं जा रहा, मतलब इसके फोर्स क्या हुए, बैलेंस हुए। स्टैटिक मतलब रेस्ट पे रहना, ऊपर नीचे नहीं जाना, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस होना। तो लिखो एज द वाटर इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम द फोर्सेस ऑफ द सिलेंडर, द फोर्सेस ऑन द सिलेंडर आर बैलेंस, द फोर्सेस ऑन द सिलेंडर आर बैलेंस एंड दिस इज गिवन बाय ऊपर का फोर्स इक्वल टू F2, नीचे के फोर्स इक्वल टू mg और F1। तो लिखूंगा F2 इक्वल्स टू F1 प्लस mg डायरेक्शन के हिसाब से। ऊपर के फोर्सेस नीचे के फोर्सेस को बैलेंस करेगा, F2 इक्वल्स टू F1 प्लस mg लिखा। लिखो लेट P1 एंड P2 बी द प्रेशर एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द सिलेंडर रिस्पेक्टिवली। लेट P1 and P2 be the pressure at the top and the bottom of the cylinder respectively due to the fluid above it, therefore F1 equals to P1 into A, pressure into area, pressure equals to force upon area, therefore force equal to pressure into area. Similarly F2 equals to P2 into A. मास का फॉर्मूला जो होता है, मास का फॉर्मूला वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जो होता है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। कितना है हाइट है x1 माइनस x2, तो आएगा x1 माइनस x2। क्लियर, ये हो गया मेरा वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास के जगह पे रो ए x1 माइनस x2 और फोर्स है P1 इंटू ए, फोर्स 2 है P2 इंटू ए, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तीनों वैल्यूज़, तो मुझे क्या मिलेगा देख लेते। तो F2 के जगह पे लिखूँगा मैं P2 इंटू ए, F1 के जगह पे लिखूँगा P1 इंटू ए और mg की जगह पे लिखूँगा रो, एक सेकेंड, रो इंटू ए इंटू x1 माइनस x2। अगर a कैंसिल कर दूंगा सब जगह से, सब जगह का सरफेस एरिया सेम है तो कैंसिल करूँगा तो आएगा P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो, एक सेकेंड यहाँ पे g भी आएगा, g mg का g भी आएगा ना, mg का g भी आएगा यहाँ पे, ये वाला g भी आएगा, ये वाला रो इंटू x1 माइनस x2 इंटू g। क्लियर है। तो फॉर्मूला P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो g x1 माइनस x2। क्लियर है। लिखो ये पूरा पहले कॉपी कर लो, ये पूरा एज इट इज़ कॉपी, नहीं कॉपी किया रहेगा तो कॉपी कर लो ये वाला पार्ट, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखो। दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड। दिस इक्वेशन is used to find out pressure inside the liquid or also atmospheric pressure अभी हम लोग क्या करेंगे, मतलब पॉइंट 1 जो था ना, यहाँ पे पॉइंट 1 जो था, ये पॉइंट 1 यहाँ पे था, कुछ डेप्थ में था। अभी हम लोग ये पॉइंट 1 को ना यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, पॉइंट 1 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इधर से हाइट अगर कैलकुलेट करेंगे तो x1, ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, तो x1 बन जाएगा 0, x1 बन जाएगा 0। अगर ये रेफरेंस ले रहे तो नीचे का हाइट क्या होता है, माइनस में जाता है। जब भी हम लोग रेफरेंस लेते हैं तो नीचे की जो भी हाइट रहती है वो किस में जाती है, माइनस में जाती है। अगर रेफरेंस नीचे रहेगा, ऊपर की हाइट क्या रहती है, प्लस में। देखो ना h प्लस में लिया था मैंने यहाँ पे,
बट अगर ऊपर का पॉइंट रेफरेंस ले लिया और नीचे की तरफ जा रहा हो तो हाइट क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो मुझे बताओ अगर 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 मैंने पॉइंट वन जो है वो सरफेस पे लिया, सरफेस पे अगर लेता हूँ तो वहाँ पे जो प्रेशर रहेगा उसको बोलूँगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस प्रेशर का नाम रहेगा पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो ना यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट होगा ये कौन सा प्रेशर रहेगा, एयर के वजह से रहेगा ना, उसका नाम क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P1 के बदले आ जाएगा P नॉट, और P2 मेरा इन जनरल रहेगा, उसको लिखता हूँ मैं P लिखता हूँ, उसको इन जनरल P लिखता हूँ। अभी मुझे बताओ x1 कितना रहेगा, 0, क्योंकि मैं यहाँ से रेफरेंस पकड़ रहा हूँ, यहाँ से रेफरेंस पकड़ रहा हूँ, तो x1 कितना आ गया, 0। यहाँ पे मेरी हाइट है तो h कितनी आएगी, x2 कितनी आएगी, माइनस एच, x2 कितना आएगा, माइनस एच। उसके हिसाब से अगर मैं ये फॉर्मूला में सब कुछ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये आएगा P, P2 की जगह पे P, P1 की जगह पे P नॉट प्लस रो जी, 0 माइनस x2 कितना है, x2 है मेरा माइनस एच, नीचे की तरफ है, नीचे के डायरेक्शन में है, रेफरेंस के नीचे होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो P के जगह पे आएगा P नॉट प्लस रो जी एच। क्लियर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर है पक्का ये वाला पार्ट, सबको क्लियर है। तो लिख लो, टू फाइंड द प्रेशर P एट अ डेप्थ h बिलो द लिक्विड सरफेस। बिलो द लिक्विड सरफेस मतलब क्या, जो x पॉइंट है वो सरफेस पे लिया है, तो बिलो द लिक्विड सरफेस मतलब लिक्विड सरफेस से h डिस्टेंस पे। पहले हम लोगों ने क्या लिया था, पहले ही थोड़े डेप्थ में गए थे हम लोग, पहले इतने डेप्थ में गए थे और उसके बाद नीचे लिया था हम लोग ने, तो हम लोगों ने रेफरेंस ये पकड़ा था, इसलिए ऊपर का डायरेक्शन प्लस आया था, तो इस h क्या आ जाता गया था, प्लस आ गया था, यहाँ पे h माइनस में रहेगा। क्लियर है। टू फाइंड द प्रेशर एट अ डेप्थ h बिलो द लिक्विड सरफेस, below the liquid surface, let the top of an imaginary cylinder, let the top of an imaginary cylinder be at the surface of the liquid, be at the surface of the liquid, let this level be x1, let this level be x1, and let x2 be the sum point, and let x2 be some point, let x2 be some point at a depth h। अगर मैं इसकी डायग्राम निकाल तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी, डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी, ये x2 है, ये x1 है, ये एयर है, ये वाटर है, यहाँ पे h, यहाँ पे जो x1 है वो कितना है, 0, ये वाला कितना है, माइनस h। क्लियर है। लेट x2 बी सम पॉइंट एट अ डेप्थ h बिलो द सरफेस, लेट p नॉट बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेट p नॉट बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस एट पॉइंट x1, and P be the pressure, and P be the pressure at point x2. Therefore substituting x1 equal to 0, x1 equal to 0, P1 equals to P naught, P1 equals to P naught, x2 equals to minus h, x2 equals to minus h, P2 equals to P, in equation P2 equals to P naught, P1 plus rho gh, in equation P2 equals to P1 रो जी एच। सब्स्टिट्यूट करो, आपको फॉर्मूला मिलेगा P इक्वल्स टू P नॉट प्लस, एक मिनट गलत हो गया थोड़ा सा, रो जी x1 माइनस x2, ये फॉर्मूला आएगा। तो P इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी 0 माइनस ऑफ माइनस h, तो आएगा P इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच। लिख लिया, लिखो द अबव इक्वेशन गिव्स द टोटल प्रेशर, ये हो गया टोटल प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस नीचे का प्रेशर जो लिक्विड कॉलम वाला प्रेशर है। तो लिखो द अबव इक्वेशन गिव्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गिव्स टोटल प्रेशर, ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर, ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। Therefore, the total pressure P at the height h, the total pressure P at the height h is sum of atmospheric pressure P naught, which acts on the surface of the liquid, atmospheric pressure P naught
which acts on the surface of the liquid and pressure due to liquid column at a depth h, pressure due to liquid column at a depth h, which is given by rho gh, which is given by rho gh. हो गया. अभी ध्यान दो, P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये हो गया क्या, इसको बोलते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. तो ये दोनों को मिला के मुझे मिलेगा टोटल प्रेशर, इसको दूसरा नाम है एब्सोल्यूट प्रेशर. तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. क्लियर है सबको? अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो, अगर 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 हम लोग ये करेंगे, ये हो गया एब्सोल्यूट, ये हो गया एटमॉस्फेरिक, तो P माइनस पी नॉट का फॉर्मूला आएगा रो जी एच. P मतलब हो गया एब्सोल्यूट और पी नॉट हो गया एटमॉस्फेरिक. ये जो रहेगा पार्ट रो जी, इसको बोलते हैं गेज प्रेशर. तो लिखो the difference between the absolute pressure and the atmospheric pressure is called as, the difference between the atmospheric pressure, the absolute pressure and the atmospheric pressure is called as gauge pressure, is called as gauge pressure. Hence P minus P naught equals to rho g h लिखो. Hence P minus P naught equal to rho g h is equal to gauge pressure. क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ रहेगा अच्छी तरीके से. इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आराम से आपको सॉल्व करने को आना चाहिए. अगर कोई इशू होता है तो उसको अपन मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे कॉम्प्लिकेट मत करो. डायरेक्टली फॉर्मूला है P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर. P माइनस पी नॉट इक्वल टू रो जी एच इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर. मतलब इन शॉर्ट में ऐसे बोल सकता हूँ क्या, ये गेज प्रेशर भी बोल सकता हूँ. प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम को हम लोग गेज प्रेशर भी बोल सकते हैं. तो दूसरा और एक फॉर्मूला लिखो, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर. एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर. ओके, आगे लिखो. नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है. द अबो इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, द अबो इक्वेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू लेवल, द अबो इक्वेशन is also applicable to level above the liquid surface, and it gives the pressure at a height above the liquid surface, and it gives the pressure at a height above the liquid surface, at a height above the liquid surface. In terms of atmospheric pressure, in terms of atmospheric pressure, but the density of the air should be uniformly considered as rho of air, rho of air. आगे लिखो, in order to find out atmospheric pressure, in order to find out atmospheric pressure above the liquid surface at a distance d, at a distance d. मेरे को एक कॉमन चीज़ बताओ, ये एक सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ से मेरे को ऊपर प्रेशर निकालना है. ये जो रहेगा इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलूँगा, क्योंकि ये सरफेस पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है. नीचे का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसके ऊपर जाऊँगा तो प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा? प्रेशर कम होगा. तो हाइट मेरा बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा. तो इतना याद रखो. P का फॉर्मूला था पी नॉट रो जी एच के बदले में ये D लिख देता हूँ, इसको D
डेप्थ या फिर डी लिख लो। तो मुझे बताओ ये जो प्रेशर रहेगा पी नॉट से कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा? पी नॉट से कम रहेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द सरफेस पे एयर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है। मैंने लिखा था, देखो अपन ने लिखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस पे मैक्सिमम है, तो ऊपर प्रेशर क्या रहेगा? जैसे ही ऊपर जाऊंगा तो प्रेशर क्या रहेगा? कम होगा। अगर प्रेशर कम होने के लिए यहाँ पे प्लस आना चाहिए कि माइनस आना चाहिए? यहाँ पे प्लस आना चाहिए। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो प्रेशर यहाँ पे प्लस आना चाहिए कि माइनस आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए माइनस। तो फॉर्मूला रहेगा पी का, पी नॉट माइनस रो जी डी। यहाँ पे रो रहेगा किसका? एयर का। तो फॉर्मूला इन शॉर्ट लिख दो यहाँ पे, पी इक्वल्स टू पी नॉट माइनस रो ऑफ एयर जी इंटू डी। कभी कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पे प्लस माइनस आना है। कैसे याद रखना है? सरफेस पे प्रेशर ज़्यादा रहता है जिसका नाम रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे प्रेशर घटते जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। ये वाला माइनस साइन ऊपर जाने का मतलब डेप्थ बढ़ने की वजह से हो गया है, हाइट बढ़ने की वजह से हुआ है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? सबको क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और एक्सटेंड नहीं करेंगे लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है, पास्कल लॉ क्या होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होते हैं, बाद में जो बैरोमीटर मैनोमीटर क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर अपना फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर रहेगा। हाइड्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से शायद से दो लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा सरफेस टेंशन, और उसके बाद रहेगा हाइड्रोडायनेमिक्स। तो हाइड्रोडायनेमिक्स के दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो टोटल अपने और 6 लेक्चर बचे हैं, 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप कर देता हूँ। अगला जो लेक्चर रहेगा वो हाइड्रोस्टैटिक ब्रेक, पास्कल लॉ क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोस्टैटिक वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो शायद से लेक्चर 1 आवर के आसपास का बन सकता है। तो वहाँ पे अपना हाइड्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। बाद में हम लोग चालू करेंगे उसके नेक्स्ट लेक्चर में सरफेस टेंशन वाला पार्ट। सरफेस टेंशन 2 लेक्चर तक जाएगा और उसके बाद हाइड्रोडायनेमिक और 2 लेक्चर, मतलब 5 एक लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा और 5 लेक्चर में। तो लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। लेक्चर अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक of Pascal law, hydrostatic paradox. Till then, bye bye.